हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम अपने ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ का 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैंने आपको 30 ईडियम की एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। इसके पहले मैं 120 ईडियम आपको बता चुका हूं, तो वो आप जाकर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट को आप देख सकते हैं, है ना। तो थर्ड पार्ट में मैंने 120 ईडियम तक बताया था। उसके बाद मैं आपको आगे बताने वाला हूं 121 से, यानी कि 121 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे ईडियम है वो है एल्बो रूम। एल्बो रूम से क्या मतलब है? एल्बो रूम से मतलब है कि जहाँ पर हम अपनी एल्बो को फैलाकर, कोहनियों को फैलाकर काम कर सकें, यानी कि हमें काम करने की स्वतंत्रता हो, जो काम हमें करना हो उस काम को करने की स्वतंत्रता हो, ऐसा रूम हमारे लिए क्या कहलाएगा, या ऐसा काम हमारे लिए क्या कहलाएगा? एल्बो रूम कहलाएगा, ठीक है ना। फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, जो हम चाहते हैं वो काम करने की अगर हमें स्वतंत्रता है तो उस प्रकार के काम को हम क्या बोल देंगे? एल्बो रूम बोल देंगे। ईडियम के रूप में काम करने की स्वतंत्रता को कहते हैं एल्बो रूम। क्लियर। अगला ईडियम हमारा एस्केप वन स्लिप्स। एस्केप वन स्लिप्स से क्या मतलब होता है? एस्केप मतलब होता है भाग जाना, है ना। तो अब कोई इंसान मुंह में अपने बात को दबा कर रखे हुए है और वो बोल नहीं रहा है, लेकिन आप बार बार उससे बोल रहे हो कि स्पीक अप, बोलो बोलो, तो वो क्या किया उसने? एकदम से अपने जो मन में बात रखे थे वो, है ना, जो जुबान पर थी, उसके बाद बोलते नहीं जुबान फिसल जाना, है ना। तो वो बात को क्या कर देना? बोल जाना, जो आपके जुबान पर थी। तो कहीं ना कहीं उसे क्या बोलेंगे? ईडियम के फॉर्म में एस्केप वन स्लिप्स बोलेंगे, है ना। तो स्पीक अनइंटेंशनली इसका मीनिंग होता है आपका इंटेंशन नहीं था फिर भी आप क्या कर गए? बोल गए। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आप क्या कर गए? बोल गए। क्लियर। तो इसका मतलब होता है बोल जाना। अगला है फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी क्या होती है? फेबियन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी को कहते हैं जो बहुत ही धीमी गति से चलने वाली पॉलिसी है, जो बहुत ही धीमी गति से बनाई गई नीति है, और उसमें जो भी डिसीजंस हैं वो भी बहुत लेने में, उनमें क्या किया गया? डिले किया गया, है ना। तो डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, जिसमें डिले हुआ है डिसीजंस लेने में, जिन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा डिले होता है डिसीजंस को लेने में, ऐसी पॉलिसी को अपन बोलते हैं फेबियन पॉलिसी, सावधानी पूर्ण या मंद गति वाली नीति। अगला ईडियम देखते हैं। अगला ईडियम है हमारा फेयर सेक्स। तो फेयर सेक्स क्या होता है? फेयर सेक्स का मतलब वुमेन से होता है। वुमेन या नारी जाति को अपन ईडियम के फॉर्म में बोल देते हैं फेयर सेक्स। क्लियर। अगला ईडियम है फेदर वंस नेस्ट। जैसे कि मान लीजिए वंश का मतलब क्या होता है? स्वयं का। इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होगे, है ना। स्वयं के मान लीजिए, और जो अपना नेस्ट उसका मतलब क्या होता है? घोंसला। तो स्वयं के घोंसले में क्या लगाना? पंख लगाना। तो पंख क्यों लगा रहे हो आप? पंख इसलिए लगा रहे हो कि आपका घोंसला क्या हो जाए? एकदम आरामदायक हो जाए, गद्दीदार हो जाए। तो कहने का मतलब अपने घर में आप, या अपने जहाँ पर आप बैठे हैं या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपने पंख लगाने से मतलब है कि आप अपने उस घर को या उस जगह को बहुत ही आरामदायक बनाना चाहते हैं। अपने आराम के लिए क्या कर रहे हैं? आप पंख लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? आप रिश्वतखोरी कर रहे हैं। आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद का आप लाभ उठाकर, अपनी पोजीशन का लाभ उठाकर आप क्या कर रहे हैं? एडवांटेज ले रहे हैं। टेकिंग एडवांटेज, है ना। एडवांटेज लेना, लाभ लेना और अपने आप को रिच बनाना। कहीं ना कहीं आप रिश्वतखोरी कर रहे हैं, है ना। अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना या भविष्य के लिए जुगाड़ करना होता है। अगला है फाइट से ऑफ। फाइट साय ऑफ से क्या मतलब होता है? साय ऑफ से मतलब होता है शर्माना, है ना। फाइट से शर्माना यानी कि लड़ने से बचना। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड थिंग्स और पर्सन, है ना। काम से या चीज़ों से बचना, उनको टालना। जैसे लोग फाइट से बचते हैं, यानी कि वो डरते हैं फाइट से, शर्माते हैं फाइट से, है ना। तो कहने का मतलब है कि वो कामों से भी बचते होंगे, चीज़ों से भी बचते होंगे, पर्सन से भी बचते होंगे कि उन्हें मिलना ना पड़े लोगों से, या उन्हें काम ना करना पड़े कोई, तो टालने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को, या ऐसी टालना जो कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? फाइट साय ऑफ बोलते हैं, ठीक है ना। 127 नंबर का देखिए, फेस इन ट्रबल्ड वाटर्स। देखिए जैसे कि ये एक्वेरियम रखा है कांच वाला, आपने मान लीजिए ये एक्वेरियम हिला दिया, है ना, पानी से भरा हुआ है, इसमें मछली डली है, तो आपने तो ये काम किया मजे के लिए, कितना मजा आ रहा है आपको ऐसे करने में। क्लियर। लेकिन वो जो मछली है वो तो एक ऐसे पानी में फंस गई ना, जो बहुत ही ट्रबल्ड वाटर कहेंगे उसे, परेशानियों से भरा हुआ पानी कहेंगे, है ना। क्योंकि वो उसको लगेगा कि ये क्या हो गया यार, ये पानी में क्या हो गया, सुनामी आ गई क्या। कहने का मतलब है फिश इन ट्रबल्ड वाटर से मतलब है कि आप मान लीजिए किसी इस वाले क्यूरियम में, मान लीजिए आपको जो इमेज में दिख रहा है इसमें फिश है और आपने उसको हिला दिया। कहने का मतलब है कि आपने मजे के लिए, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स,
दूसरों की प्रॉब्लम से क्या ले रहे हो आप, मजे ले रहे हो। फिश को तो प्रॉब्लम हो गई ना, आपको तो मजा आ गया, लेकिन फिश को क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, दूसरों की समस्याओं से लाभ लेना क्या कहलाता है ना, फिश आउट, फिश इन ट्रबल्स वाटर कहलाता है। उस फंसी हुई मछली के समान होता है, जो वो ऐसे वाले पानी में फंसी है जो बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरा पानी है। क्लियर। आगे देखते हैं, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट से क्या मतलब है, ऑइंटमेंट मतलब होता है मलहम। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मलहम, अगर मान लीजिए आप मलहम लगाकर, मलहम आपको लगी और आपको उड़ना पड़ रहा है, आपका काम है कि आपको पैराग्लाइडिंग, मान लीजिए पैराग्लाइडिंग करवाते हैं आप, ठीक है, आपको चोट लगी है फिर भी आप पैराग्लाइडिंग करवा रहे हैं लोगों को। कहने का मतलब है कि अब वो जो मज़े वाला काम है पैराग्लाइडिंग, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपकी उस सिचुएशन को, जो लेप लगा है, आपकी जो चोट लगी है जिसकी वजह से आपने लेप लगाया है उस चोट पर, उस चोट की वजह से वो आपका मजा बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब है समथिंग दैट स्पॉइल्स अ सिचुएशन, कुछ ऐसा जो आपकी सिचुएशन को क्या कर दे, स्पॉइल कर दे, है ना। दैट कुड हैव बीन प्लीजेंट, अगर वो चीज़ ना होती जो आपकी सिचुएशन को स्पॉइल करे, अगर वो चीज़ ना होती तो आपकी वो सिचुएशन क्या होती, प्लीजेंट होती। कहने का मतलब अगर आपको चोट ना लगी होती तो वो जो आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, है ना, वो आपके लिए मज़ेदार हो जाती है ना। तो असुविधा होना कि चीज़ की वजह से आपको असुविधा हो रही है। क्लियर। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा है वो है 40 विंग्स। 40 विंग्स से क्या मतलब होता है, 40 विंग से मतलब होता है झपकी लेना। कहने का मतलब है अ नैप, नैप समझते होंगे, थोड़ी देर के लिए सोना, थोड़ी देर के लिए आराम करना, है ना, 40-50 मिनट के लिए, तो वो एक नैप कहलाता है। जैसे कि बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे से बच्चे जो होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं हर 2-3-4 घंटे में, है ना, तो वो नैप लेते रहते हैं बीच बीच में, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, 40 विंग्स। मान लीजिए आप ऐसे ऐसे 40 मिनट ऐसे ऐसे करके सो रहे हैं, आंखों को झपका रहे हैं, अपनी आंखों से झपकियाँ ले रहे हैं, कहने का मतलब है झपकी लेना होता है इसका मतलब, है ना। अगला है फ्रेंच लीप। फ्रेंच लीप से याद रखो, ये वहीं से लिया गया ईडियम है। फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में लोग एक दूसरे से बहुत, इतना ज़्यादा फ्रैंक माहौल है वहाँ का कि वहाँ पर लोग एक दूसरे से किसी के साथ भी बातें कर सकते हैं कहीं पे भी खड़े होकर, है ना, और दोस्ती बना सकते हैं, चाहे तो उनके घरों में जाकर रुक सकते हैं, और बिना बताए जा भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बता के जाए, वो तो बिना बताए वो चले जाते हैं। तो वहीं से उठाया गया फ्रेंच लीप। ऐसी लीप के को कहा जाता है जब बिना बताए हुए, बिना इंफॉर्मेशन दिया और बिना परमिशन के जो लोग चले जाते हैं, ऐसी लीप को क्या कहते हैं, ऐसी लीप को कहते हैं अपन फ्रेंच लीप, है ना, बिना सूचना के अनुपस्थित होना, है ना। आगे देखते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या कहलाते हैं, देखिए बेनिफिट से मतलब तो होता ही है लाभ, तो फ्रिंज बेनिफिट ऐसे बेनिफिट कहलाते हैं जो एडिशनल होते हैं। जैसे जॉब जब करते हैं अपन तो उसमें कुछ हमें अलायंसेस मिलते हैं ना, तो जैसे कि एडिशनल बेनिफिट्स जो होते हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी के अलावा कहने का मतलब घर मिलता है रहने के लिए, है ना, और गाड़ी मिलती है, जैसे आप बड़े ऑफिसर बन गए उस कंडीशन में, तो वेतन के अलावा मिलने वाला जो लाभ होता है उसे हम बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। आगे देखते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ से क्या मतलब है, हाथों से लेकर मुंह तक आप क्या पहुंचाते हो, हाथों से लेकर मुंह तक आप वो पहुंचाते हो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि खाना और पीना। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो वो क्या करना, अपने आप को प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है, सिर्फ गुजारा भर के लिए, जिससे आपका गुजारा हो जाए, है ना। तो खाना पीना जो गरीब इंसान होता है ना, जो भीख मांगते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है, सिर्फ उनका तो गुजारा चलना चाहिए, खाना पीना ज़रूरी है उनके लिए, है ना, पीने के लिए पानी मिलता रहे, खाने के लिए खाना मिलता रहे। तो वो अपने हाथों से लेकर मुंह तक यही सिर्फ पहुंचाते हैं, खाना और पीना, है ना, तो सिर्फ गुजारा भर। अगले हमारा गाला डे। गाला डे की बात करते हैं। गाला डे का मतलब होता है सेलिब्रेशन डे। जिस दिन मान लीजिए आप अपने गालों को फुला फुला कर हंस रहे हैं, तो देखिए जैसे कि सेलिब्रेशन का जो डे होता है उस दिन लोग खुशी मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, हंसते हैं, है ना, अपने गालों के साथ एक्सप्रेशन देते हैं अपनी खुशी का कि हम बहुत खुश हैं, है ना। तो कहने का मतलब गाला डे क्या होता है, सेलिब्रेशन वाला डे होता है। जैसे कि दिवाली हो गया, है ना, होली हो गया, तो आनंद उत्सव का दिन जो होता है उसे हम गाला डे बोलते हैं। आगे देखते हैं गेट अवे विथ। गेट अवे विथ का मतलब होता है सीधा सीधा होता है, गेट अवे विथ का मतलब होता है टू स्केप। टू स्केप मतलब बच निकलना। बच निकलने को अपन ईडियम के फॉर्म में गेट अवे विथ बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे इमेज में जो चोर है वो पुलिस से बच निकला है, तो इस कंडीशन में गेट अवे विथ ईडियम के रूप में बोल सकते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं अगला जो ईडियम हमारा, अगला है गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का मतलब क्या होता है, जब आप मान लीजिए नीचे बैठ गए काम करने के लिए आप, है ना,
तो आप अब क्या करने लगे हैं, अब आप गंभीरता पूर्वक उस काम को क्या करने वाले हैं, आरंभ करने वाले हैं। जब अब भी जैसे मान लीजिए अब ये मैं बैठ के वीडियो को बना रहा हूँ, क्लियर, आपके लिए, तो अब मैं इस काम में गंभीर हूँ, इस काम को गंभीरता से कर रहा हूँ, ठीक है, खड़े होके नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली बोलते नहीं है अपन कि चलो चलो ठीक है अब बैठ जाओ, बैठ के काम करो, अच्छे से काम करो बैठकर। तो कहने का मतलब गेट डाउन टू का मतलब होता है टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, अपने काम को सीरियसली लेना, अपने काम को अटेंड करना, बहुत ही सीरियस तरीके से काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना कहलाता है, क्लियर, गेट डाउन टू। जैसे कि ये इंसान आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये नीचे बैठकर बढ़िया अपने काम को फोन में बात कर रहा है, गंभीरता पूर्वक अपने काम को कर रहा है, क्लियर। आगे देखिए, गेट इनटू आ सूप। गेट इनटू आ सूप का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आप गर्म होता है सूप, आपने देखा होगा लोग पीते हैं गर्म सूप को, है ना। तो जो सूप होता है, मान लीजिए आपको उसमें हाथ फंस गया, तो कहीं ना कहीं आप किस में हो गए हो, ट्रबल में हो गए। गेट इनटू ट्रबल, झंझट में पड़ जाना कहलाता है इसका मतलब, झंझट में पड़ गए हो आप, ठीक है। गर्मा गर्म सूप में आपका हाथ चला गया तो आप झंझट में पड़ गए हो, क्लियर। तो आगे देखते हैं, अगला इडियम है हमारा गेट इनटू हॉट वाटर। वैसे ही आप अगर मान लीजिए हॉट वाटर में आपने हाथ डाल लिया अपना, तो आप किस में फंस गए हो, गेट इनटू ट्रबल, तो आप झंझट में फंस गए हो, समस्या है फंस जाना। जैसे वो था ना गेट इनटू सूप, वैसे ही गेट इनटू ट्रबल, गेट इनटू हॉट वाटर से भी क्या मतलब है, गेट इनटू ट्रबल, समस्या है फंसना। अगला है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री को कैसे याद रख सकते हो आप, गेट ऑफ स्कॉट फ्री को आप याद रख सकते हो, स्कॉट का मतलब क्या होता है, स्कॉट का मतलब होता है टैक्स, स्कॉट का मतलब क्या है, टैक्स से है, ठीक है। तो टैक्स फ्री होना, टैक्स फ्री होने से क्या मतलब है, आपको कोई टैक्स ही लग रहा आपके ऊपर, आप कहने का मतलब हो कि आप टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना परमिशन, बिना पनिशमेंट के क्या हो जाना, बच जाना, अदंडित निकल जाना होता है इसका मतलब, ठीक है ना। आगे देखते हैं, गेट ऑन वंस नर्व्स। आपने सुना होगा कि कभी कभी ये लोग बोलते हैं कि मेरा खून मत चूसो, है ना, मेरी नसों के अंदर मत घुस जाओ, बिल्कुल पीछे मत पड़ो मेरे। तो गेट ऑन वंस नर्व्स, अगर कोई आपकी नसों के अंदर छिप घुस गया है, या आपका आप उसके लिए यूज करो कि मेरा खून मत चूसो, तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या कर रहा है, वो व्यक्ति आपको तंग कर रहा है। टू इरिटेट और एनॉय, टू इरिटेट और एनॉय होता है इसका मतलब, टू इरिटेट और एनॉय, तंग करना। आगे देखते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप से क्या मतलब होता है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति को कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। अगला इडियम देखते हैं, अगला इडियम है गिव अ पीस ऑफ माइंड। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम इस पीस को रिलेट कर सकते हैं इजीली, इस वाले जो पीस को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, इस वाले पीस को रिलेट कर सकते हैं हम इस वाले पीस से, है ना। ये वाला जो आपने देखा होगा पीस, पीस मतलब उसका होता है शांति होता है ना, पीस का क्या मतलब होता है, शांति। इस वाले पीस को आप रिलेट कर सकते हो इससे। तो आप मांग रहे हो शांति किसी से, अपने दिमाग में क्या मांग रहे हो, शांति मांग रहे हो सामने वाले व्यक्ति से, क्या मुझे शांति दे दो, है ना। कहने का मतलब आप उसको डांट रहे हो, टू रिव्यूक और स्कॉल्ड, आप उसको डांट कर बोल रहे हो कि यार मुझे शांति दे दो कुछ टाइम के लिए, मैं शांति चाहती हूँ, क्लियर। जैसे ये बच्ची अपनी माँ को परेशान कर रही है, आई थिंक अपनी सिस्टर को परेशान कर रही है, तो इस कंडीशन में ये जो आपको दिख रहा है इमेज में, ये लड़की शांति मांग रही है कि मुझे शांति दे दो कुछ, है ना। आगे देखो, गो थ्रो फायर एंड वाटर। जो फायर एंड वाटर के बीच में चले जाते हैं लोगों को बचाने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब वो किसी भी डेंजर से, किसी भी डेंजर को, किसी भी खतरे को बहादुरी से फेस करते हैं, है ना। तो टू ब्रेव एनी डेंजर, कोई भी खतरा मोल ले लेते हैं वो। अब उन्हें, कई लोगों को आपने देखा होगा जो फायर फाइटर्स होते हैं, ठीक है, जो आप देख रहे हो कि लोगों को आग और पानी से बचाते हैं, डूबते हुए लोगों को पानी से बचाते हैं, और जो लोग आग में फंस जाते हैं, है ना, उन वहाँ से निकाल के लाते हैं लोगों को। तो कहने का मतलब वो किसी भी डेंजर से, किसी भी डेंजर को फेस करते हैं बड़ी बहादुरी से। टू ब्रेव एनी डेंजर, है ना, खतरों को मोल लेना, कोई भी खतरा मोल ले लेना, उनको डर नहीं लगता है, वो आग और पानी में चले जाते हैं आराम से। अगला इडियम हमारा गो टू डॉग्स। अब गो टू डॉग्स को आप कैसे याद रख सकते हो, गो टू डॉग्स से मतलब होता है कि मान लीजिए आप ऐसे दो कुत्तों के पास जा रहे हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, क्लियर। तो आप अगर उनके पास जा रहे हैं तो कोई मतलब थोड़ी ना है, वो आपको ही काट लेंगे, है ना। आपका जो प्रयास है उनकी लड़ाई को रोकने का वो व्यर्थ हो जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होता है, डीजनरेट। डीजनरेट से मतलब होता है भ्रष्ट, या कहने का मतलब व्यर्थ होना, या डेटेरियोरेट से क्या मतलब होता है, और खराब होना, क्लियर। आप जाओगे और खराब हो जाएगी कंडीशन वहां पर, वो कुत्ते आपके ऊपर भौंकने लगेंगे, है ना। तो ये इसका मीनिंग होता है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। आगे देखो, अगला है गो टू रैक एंड ड्यून।
एक बात बताइए, रैक किसके लिए बना है? रैक बना है सामान रखने के लिए, है ना। अब रैक सामान रखने के लिए बना है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं? र्यून से मतलब होता है बिगाड़ना, बिगाड़ना, खत्म करना या तबाह करना या नष्ट करना, है ना। तो आप उस रैक को क्या कर रहे हैं? रैक में जाकर उसको बिगाड़ रहे हैं, उसमें कबाड़ डाल रहे हैं, उसमें सामान डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब वो सामान रखने के लिए बना है, लेकिन आप उसको कबाड़ खाना बना रहे हैं, है ना। बर्बाद करना, बिगाड़ना, नष्ट करना कहलाता है गो टू रैक एंड ड्यूम, इडियम के फॉर्म में उसे बोलते हैं अपन, है ना। टू डिके और गेट डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना या विनाश करना, इसका हिंदी में क्या होता है? मीनिंग होता है ना। अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम जो है हमारा वो है गुड समैरिटन। गुड समैरिटन से क्या मतलब होता है? गुड समैरिटन से मतलब जो होता है वो होता है हमारा, समैरिटन मतलब होता है धार्मिक व्यक्ति। तो एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति क्या करेगा? एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति कहलाएगा जो अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, जो लोग परेशानी में हैं उनके लिए सिंपैथी रखेगा वो और उनकी मदद करेगा। एक ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? गुड समैरिटन कहलाएगा। एक धार्मिक व्यक्ति ही ऐसा होता है। क्लियर? एक अच्छा व्यक्ति या एक धार्मिक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। क्लियर? दयालु व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर देखो ये लड़की जो है वो इस अंकल को क्या कर रही है? पानी दे रही है। तो मतलब ये गुड समैरिटन की कैटेगरी में आएगी। एक धार्मिक व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति कहेंगे अपन इसे, है ना, जो दूसरों की मदद कर रहा है। आगे देखो, ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम से क्या मतलब है? जैसे आपने सुना होगा कि आपने कभी कभी ये एक्सप्रेशन देखा होगा लोगों को करते हुए मूवीज में, कि लोग हथेली पर क्या रख देते हैं? पैसे रख देते हैं, बोल देते हैं पैसे रखो और मेरा काम कर देना, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या करना? टू ब्राइब, ये कहीं ना कहीं रिश्वत देना होता है कि आप किसी के हथेली में ऐसे पैसों को रख रहे हैं। क्लियर? जैसे इमेज में दिखाया जा रहा है। या ग्रीस द पाम आप सीधा याद रखो, टू ब्राइब रिश्वत देना कहलाता है। क्लियर? ग्रीन रूम। ग्रीन रूम क्या होता है? ग्रीन रूम का मतलब होता है जहां पर एक थिएटर होता है, एक स्टूडियो होता है फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी, रेडी होने के लिए परफॉर्मर्स के, जो भी परफॉर्म करने वाले हैं उनके लिए जो वो तैयार होने की जो जगह होती है उसे हम ग्रीन रूम बोल देते हैं, है ना। अभिनेता का वेशभूषा वाला कमरा, है ना। आगे ग्रिस्ट टू वंस मिल। वंस मिल का क्या मतलब होता है? अपनी मिल में खुद ही क्या करना? पीसना। अपनी मिल में खुद पीसोगे तो कहने का क्या मतलब है? कि वो फायदेमंद होगा आपके लिए, है ना। आपको दूसरे के यहाँ नहीं जाना पड़ता। मान लीजिए गेहूं पिसवाने जाते हैं अपन, अब मान लीजिए अपनी खुद की मिल होती तो आप अपन उसमें खुद ही पीस लेते हैं, अपन को दूसरी की जगह नहीं जाना पड़ता। तो अपन कहीं ना कहीं क्या होता है इसमें, वो अपने लिए क्या होती? फायदेमंद होती वो मिल अपने लिए, है ना। समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज, कुछ खुद के स्वयं के फायदे के लिए यूज करना, है ना। जैसे हम यूज कर सकते हैं खुद के फायदे के लिए, वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए इस ईडियम के समान होगा, ग्रिस्ट टू वंस मिल। आगे है हैल्सियन डेज। हैल्सियन डेज को आप कैसे याद रखो? हैल्सियन एक पक्षी होता है, ये प्रतीक माना जाता है कि ये पक्षी जहाँ पर मान लीजिए एक इमेजनरी काल्पनिक पक्षी होता है ना। कई देशों में एक काल्पनिक पक्षी माना जाता है कि अगर कहा जाता है कि अगर ये पक्षी देखने को मिल जाए तो कहने का मतलब वो जगह में क्या है? वो जगह पीसफुल है, वहाँ बहुत शांति है, वो बहुत खुशनुमा जगह है, वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहता है, वहाँ पे दिन जो होते हैं बहुत हैप्पी होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो हैल्सियन डेज है इसको रिलेट किया गया है, जहाँ पर ये हैल्सियन नाम का एक इमेजनरी जो पक्षी है ये दिख जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर बहुत क्या है? पीसफुल है, वो एरिया बहुत पीसफुल है, काम है, बहुत शांति है वहाँ पे, प्लीजेंट सिचुएशन है वहाँ पे, है ना। खुशगवार दिन कहलाता है। आगे है हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल जो होता है, हैमर और सिकल जो होता है वो समाजवाद का प्रतीक माना जाता है। अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म एंड जर्नल। समाजवाद के प्रतीक को हैमर और सिकल बोलते हैं ईडियम के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको मैंने 150 ईडियम याद कराया। अगली वीडियो में हम और आगे की ईडियम देखेंगे। अभी आप इस वीडियो को देखें और इतने ईडियम्स को याद करने की कोशिश करें जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं। आप अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं, है ना। अगर आपको मेरी ट्रिक्स समझ में आई तो आप उन ट्रिक्स की भी हेल्प लेकर आराम से समझ सकते हैं वीडियो को। अभी तक मैंने ये हमारा चौथा पार्ट है, 3 पार्ट में डाल चुका हूँ, तो आप उन 3 पार्ट को भी जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक डाली है, उस लिंक पे जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।